हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट एजुकेशन में। मैं शशि सोनी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे होंगे और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर रहे होंगे। आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिल रहा होगा हमारी वीडियोस देख के, ठीक है। और मैंने कल भी एक बात बोली थी वीडियोज़ में कि मैं किसी को फोर्स नहीं करती हूँ कि मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। आपकी इच्छा है, आपको बेनिफिट मिल रहा है, आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप करें, अन्यथा बिल्कुल भी ना करें। लेकिन गलत कमेंट्स मत करें, ठीक है। क्योंकि ये जो वीडियो है, ये जो यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हम लोग एजुकेशन से लेके बात करते हैं। बाकी आलतू फालतू यहाँ पर मैं कभी भी कोई बात नहीं करती हूँ। मैं जितनी देर भी आप लोग के सामने रहती हूँ, आप लोग को मालूम होगा उतनी देर आपके पास केवल आपके सामने जो भी बात होती है टीचिंग से रिलेटेड होती है। बाकी आलतू फालतू यहाँ पर मैं कोई भी बात आपसे नहीं करती हूँ, ठीक है। तो इससे आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जो लोग वीडियो देखते हैं तो आपको अच्छा लगे तो ठीक, बुरा लगे तो भी ठीक, ठीक है। कमेंट्स करके कमियाँ बताना हो बता दिया करिए, लेकिन कोई भी गलत कमेंट्स मत करिए, क्योंकि इससे जो क्या होता है, इससे हमको भी बहुत बुरा लगता है। और अगर ऐसा कभी हुआ तो मैं आगे वीडियोस बनाना भी बंद कर दूंगी, ठीक है। क्योंकि गलत कमेंट्स तो देखिए, कोई भी आप कमियां बताइए, वीडियोस में कोई कमी है तो वो उसको आप बोल सकते हैं कि मैम वॉइस कम आ रही है या आपका पढ़ाना अच्छा नहीं है। टीचिंग से लेके, पढ़ाई से लेके आप कोई भी कमेंट्स लिख सकते हैं, बात कर सकते हैं। बाकी अन्यथा इधर उधर की बातों को लेके कमेंट्स मत करिए, ठीक है। तो हम लोगों ने कल जो फ्लैंडर्स का अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली थी उसके बारे में बात की थी, उसके बारे में डिस्कशन किया था। तो हमने आपको कल उसके कुछ स्टेप बताए थे और पूरा हमने आपको बता दिया था। लेकिन उसमें जो मैट्रिक्स की रचना होती है वो किस तरीके से की जाती है, आज हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो आपको ये हमने आपको बताया था, इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, टीचर टॉक, प्यूपिल टॉक और साइलेंस, ठीक है। इन्होंने पहले इनको 3 भागों में बांटा, जो होता है कि जो अध्यापक कथन, इसके बाद आता है आपका प्यूपिल टॉक, छात्र कथन, इसके बाद लास्ट में आपका साइलेंस आ जाता है। कुछ हमने इसमें आपको बताया था कि कुछ आपके इनडायरेक्ट होते हैं और कुछ डायरेक्ट होते हैं। मतलब प्रत्यक्ष वर्ग होता है, जो डायरेक्ट होता है वो प्रत्यक्ष वर्ग होता है और इनडायरेक्ट होता है वो अप्रत्यक्ष वर्ग होता है। जो कल हमने समझाया था उसमें हमने सारी चीज़ें आपको समझा दी थी, लेकिन थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रत्यक्ष वर्ग में क्या होता है कि जब जो टीचर होता है डायरेक्ट आपको बताकर बोलकर कोई भी चीज़, कोई भी बिहेवियर करता है। आपको पता होगा कि जो फ्लैंडर्स का अंतःक्रिया विश्लेषण है ये वर्बल बिहेवियर है, शाब्दिक व्यवहार है, ठीक है। तो शाब्दिक व्यवहार की इन्होंने बात की है कि जो टीचर का जो शाब्दिक व्यवहार है वो कैसा होता है क्लास के अंदर, ठीक है। जब बच्चे को टीचर पढ़ा रहा होता है तो वो किस तरीके से अपने शाब्दिक व्यवहार को करता है, और उन्हीं सारी क्रियाओं को, ये जो भी क्रियाएं होती हैं जब बच्चे को टीचर क्लास में पढ़ाता है, तो ये 10 क्रियाएं इन्होंने इसकी की हैं। और इन्होंने कहा है कि हर क्रिया को इन्होंने कोड में डिवाइन किया है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि प्रत्येक प्रक्रिया को इन्होंने, जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी घटनाएं होती हैं क्लास के अंदर बच्चे को पढ़ाते समय, तो उन घटनाओं को, उन इवेंट्स को इन्होंने कोड नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। तो जो भी जिस तरीके से टीचर क्रिया करेगा वो कोडिंग के हिसाब से बच्चे कोड के रूप में यहाँ पे डिसाइड किए गए हैं, ठीक है। जैसे आपके पेपर में क्वेश्चन आया था कि यदि टीचर क्लास में बच्चे से प्रश्न पूछ रहा है तो वो कौन से कोड के अंदर आएगा, कौन से नंबर के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये 4 नंबर, ठीक है। तो प्रश्न पूछना कौन से में आ जाएगा, 4 नंबर में। तो इन्होंने क्रियाओं को कोड दिया हुआ है। तो इसी के हिसाब से आगे हम मैट्रिक्स बनाना बताएंगे कि किस तरीके से मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट के अंतर्गत क्या आ जाता है कि जब टीचर डायरेक्ट आपसे बोलता है, डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछता है, आपको कोई जो टॉपिक है उसके बारे में आपको क्या देता है, आपको बताता है, समझाता है, ठीक है, तो डायरेक्ट हो जाता है। तो डायरेक्ट के अंदर इन्होंने कहा भाषण देना, लेक्चर देता है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको पढ़ाता है। इसके बाद निर्देश देना, कोई गाइडलाइन होता है या कोई आपको इंस्ट्रक्शंस देना कि क्या आपको करना चाहिए, तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद आलोचना या अधिकार प्रदर्शन, कि जो आपकी बिहेवियर है, उस बिहेवियर में यदि टीचर को कोई चेंज चाहिए है, आपकी जो, मान लीजिए आप शोर कर रहे हैं, आपको मना करना है, तो एकदम से वो अधिकार से मना करेगा कि आप ये काम मत करिए, ठीक है। तो आपको सही गलत बताना, तो इसके अंतर्गत आ जाएगा। यदि आप बोला चाहे कि जब टीचर पढ़ा रहा होता है, आपको लेक्चर दे रहा होता है, तो वो कौन से कोड नंबर के अंतर्गत आएगा,
तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 5 नंबर के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, यदि आपको कोई टीचर इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, कोई गाइडलाइन बता रहा है, तो किसके अंतर्गत आ जाएगा, आपका नंबर 6 के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप इनको याद रख लीजिए, क्योंकि आगे इसलिए मैंने आपको इनके कोड नंबर बता दिए हैं कि आपका फर्स्ट नंबर पे क्या आ जाएगा, विचार स्वीकृति। ये आपके इनडायरेक्ट टीचर के बिहेवियर है। ठीक है, इसमें जो टीचर होता है वो इनडायरेक्ट तरीके से, और इसमें एकदम से डायरेक्ट तरीके से। डायरेक्ट आपने टीचर ने आपको भाषण दिया, डायरेक्ट आपको कोई गाइडलाइंस दे दिया, डायरेक्ट आपको मना कर दिया। लेकिन इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट तरीके से विचार स्वीकृति, मतलब छात्र जो कर रहे हैं क्लास में उनके विचारों को स्वीकार करना। ठीक है, एक्सेप्ट करना। प्रशंसा या प्रोत्साहन, छात्रों की कोई उन्होंने अच्छा किया, बहुत अच्छा बेटर किया, तो उनका क्या कर दिया, प्रोत्साहन कर दिया, प्रशंसा कर दी कि नहीं आपने बहुत बेटर किया। ठीक है, तो ये सारे इनडायरेक्ट तरीके से, ये जो भी बिहेवियर है ये सारे टीचर के व्यवहार हैं। ठीक है, और जो फ्लैंडर्स ने मुख्य रूप से जो रोल किया, जो बताया है, उन्होंने टीचर के व्यवहार की ही बात की है। इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जो फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली में किसकी बात की गई है, किसके बिहेवियर की, शिशु के बिहेवियर की, या टीचर के बिहेवियर की, या छात्र के बिहेवियर की, या किसकी बात की गई है। ठीक है, तो इन्होंने इसमें टीचर के व्यवहार की बात की है। इसके बाद प्यूपिल टॉक को हम लेते हैं छात्र कथन से। ठीक है, छात्र कथन। तो छात्र कथन में हमने आपको कल समझाया था कि दो क्रियाएं छात्र कथन के अंतर्गत आ जाती। यदि छात्र कथन अनुक्रिया, ठीक है, पहली आ जाएगी आपकी छात्र कथन अनुक्रिया, यानी प्यूपिल टॉक रिस्पॉन्स। ठीक है, मतलब जैसे टीचर ने आपसे कोई प्रश्न पूछा, मैंने आपसे कोई प्रश्न पूछा, तो आप उसका जवाब आंसर देंगे। ठीक है, लेकिन नौवीं जो इसकी दूसरी क्रिया है छात्र कथन स्वप्रोम, मतलब कि यदि आपको मैंने पढ़ाया, मैंने आपसे प्रश्न नहीं पूछा, इसमें आप अपने मन से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, अपने कोई विचार व्यक्त करते हैं। ठीक है, या कोई भी नई चीज़ों को पूछते हैं, मतलब कोई भी नया कंटेंट पूछ लेते हैं, कोई भी दिमाग में आपके जो बात आई आपने वो पूछ ली। लेकिन इसमें क्या होता है, छात्र कथन अनुक्रिया में 8वें में जो होता है कि यहाँ पर जब टीचर जो भी प्रश्न आपसे पूछता है, केवल और केवल आपको उसी का आंसर देना होता है। आप अपने मन से यहाँ पर कुछ भी जोड़ के नहीं बताएंगे। जैसे मैंने आपसे कुछ जो कोई प्रश्न पूछा, आपसे फ्लैंडर्स का अंतःक्रिया विश्लेषण पूछा, तो आप ऐसा तो नहीं होगा स्पीयरमैन का बताने लगेंगे। ठीक है, या आप टॉलमैन का बताने लगेंगे। तो जो हम आपसे पूछेंगे वही आप हमको आंसर देंगे। तो इसमें छात्र के पास फ्रीडम नहीं होती है, स्वतंत्रता नहीं होती है। मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछूंगी आपको उसी से रिलेटेड आपका आंसर देना होगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे हिंदी का क्वेश्चन पूछ रही हूँ और आप इंग्लिश का आंसर दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन छात्र कथन शोधपत्र में क्या होता है कि छात्र के पास फ्रीडम होती है, वो कुछ भी नए कंटेंट से रिलेटेड आपसे पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, अपने दिमाग में उसकी जो भी चीज़ें आती हैं, कुछ नए नए आइडियाज़ व्यक्त कर सकता है, उसके जो विचार हैं वो बता सकता है, उसके बारे में कोई क्वेश्चंस पूछ सकता है। सीधा सा अगर एक लाइन में बात करें तो इसमें छात्र से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका जवाब वो जब देता है। लेकिन जो छात्र कथन शोधपत्र में इसमें छात्र से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, वो अपनी तरफ से बात की शुरुआत करता है। ठीक है, कुछ भी अपनी तरफ से पूछता है। अगला मौन विभ्रांति या साइलेंस। तो इसमें क्या हो जाता है कि जब कभी भी कक्षा में बहुत ज़्यादा शोर होने लगता है, या टीचर्स भी बोल रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स भी बोल रहे हैं, तो एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि किसी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता है कि कौन क्या कह रहा है, तो एकदम से कक्षा साइलेंस हो जाती है। ठीक है, तो एकदम से क्या हो जाती है, कक्षा मौन हो जाती है। या कभी कभी टीचर पढ़ा रहा होता है और पढ़ाते पढ़ाते मतलब स्टूडेंट्स भी बात कर रहे हैं, वो भी आपस में बात कर रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, किसी का ध्यान ही नहीं है, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि टीचर क्या बोल रहा है। तो एकदम से क्या हो जाता है कि कुछ सेकंड्स के लिए टीचर एकदम से साइलेंट हो जाता है। ठीक है, जब टीचर साइलेंट हो जाता है तो सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एकदम से टीचर की तरफ कंसंट्रेट हो जाते हैं, देखने लगते हैं। पहले उनका ध्यान टीचर की तरफ नहीं था। ठीक है, तो एकदम से क्लास कैसी हो जाती है, शांत हो जाती है, मौन हो जाती है। जब टीचर एकदम से शांत हो जाता है पढ़ाते हुए, लेकिन स्टूडेंट उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, जब वो शांत हो जाता है तो सारे स्टूडेंट्स का जो ध्यान होता है वो किसकी तरफ हो जाता है, टीचर की तरफ। सभी लोग देखने लगते हैं कि टीचर शांत क्यों हो गया। तो वो जो कंडीशन बनती है उसको इन्होंने कहा है मौन विभ्रांति या साइलेंस। तो ये जो 10 कोड में इन्होंने सारी रिस्पॉन्स को बांटा है, इसी के हिसाब से हमारी क्या बनेगी, आगे मैट्रिक्स बनेगी, जिसकी बात इन्होंने फ्लैंडर्स ने अंतःक्रिया मैट्रिक्स की रचना जब हम करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं, तो इन्होंने इसमें कहा है कि इसमें हम केवल यही देखते हैं कि कक्षा में शिक्षक का व्यवहार कैसा था, जो कक्षा में जो शिक्षक की क्रियाएं हैं वो कैसी हैं।
ठीक है। और जो छात्र जो टीचर दे रहा है छात्रों को प्रोत्साहन कितना दे रहा है या को गाइडलाइन क्या दे रहा है, ठीक है। और जो इसके अंतर्गत इसकी जो रचना की जाएगी वो इनको लेके, ठीक है। यदि टीचर ने भाषण दिया, ठीक है, आपको कुछ भी बताया, आपको कोई लेक्चर दिया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसकी कोड को लिख देंगे 5 को। क्रियाओं को जो ऑब्जर्वेशन करता होता है, जो निरीक्षण करता होता है, जब यहाँ पर शिक्षक के व्यवहार का वो निरीक्षण करता है तो उसके पास जो एक बुक होती है उसमें वो क्रियाओं को लिखता जाता है, ठीक है। क्या लिखता जाता है, यदि टीचर ने कोई विचार बच्चे के एक्सेप्ट किए तो उसने क्या लिख दिया, फर्स्ट लिख दिया है, ठीक है। यदि टीचर ने कोई आपको गाइडेंस दिया, आपको कुछ भी इंस्ट्रक्शंस दिए तो उसमें क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। तो इस तरीके से कोड के आधार पर हम शिक्षक के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई। और ये जो है ये नंबर्स बिल्कुल याद रखना कि फर्स्ट नंबर पे क्या है, सेकंड नंबर पे क्या है, थर्ड पे क्या है, क्योंकि कोड के आधार पर ही इन्होंने जो टीचर की क्रियाएं हैं, जो भी उसके इवेंट्स हैं, उनको इन्होंने कोड में डिवाइड किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखना। ये हमने आपके सामने एक मैट्रिक्स बनाई है जिसके बारे में भी हम बात करेंगे, किस तरीके से इसमें हम अंकन करते हैं क्रियाओं का, ठीक है, किस तरीके से फिर बाद में उनको डिकोड करते हैं और किस तरीके से मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। बाद में इनके पेयर्स भी बनाने पड़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से होती हैं, ठीक है। तो इसके कुछ रूल होते हैं। जब एक जो ऑब्जर्वेशन करता होता है, जो एक ऑब्जर्वेशन करने वाला निरीक्षण करता होता है, तो जो व्यक्ति निरीक्षण कर रहा है क्लास के अंदर की क्रियाओं का, जो कक्षा में शिक्षक का जो व्यवहार है, जब उसकी क्रियाओं का वो निरीक्षण कर रहा है, तो उसको ध्यान देना होता है कि वहाँ पर जो उसका कंसंट्रेट हो वो केवल और केवल शिक्षक की क्रियाओं पर होना चाहिए। तो जो निरीक्षण करता है वो ऐसी जगह पर बैठा होना चाहिए कि जहाँ से उसको शिक्षक की सारी बिहेवियर के बारे में, सारी क्रियाओं के बारे में अच्छे से वो देख सके, ठीक है। और इसकी जो एक खास बात होती है, उसकी जो व्यवहार होता है वो हर 3 सेकंड के बाद बदलती रहती हैं। और यदि कोई भी जो क्रिया है उसकी काफ़ी देर तक चल रही है तो उसको कई बार 2 बार उसको लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको देख रही हूँ कि आप मुझे देख रहे हैं कि मैम आप पढ़ा रही हैं, तो जैसे मैंने आपसे प्रश्न पूछा, ठीक है, तो आपने तुरंत से उसको क्या लिख दिया, मैंने आपसे प्रश्न पूछा तो आपने अब जो रिकॉर्ड है, जो आप रिकॉर्ड ले रहे हैं, रिकॉर्डिंग आप जो कर रहे हैं उसमें आपने तुरंत 4 लिख दिया। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने आपको समझाया या मैंने कुछ भी आप गलत कर रहे हैं तो मैंने उसको रोका कि आपको इस तरीके से नहीं, इस तरीके से कीजिए, आप बैठ जाइए, शोर मत कीजिए, आपको डांट लगा दी, तो जल्दी से आप क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। तो इस तरीके से हम रिकॉर्ड लेते हैं, ठीक है। तो रिकॉर्ड के रूल ये होते हैं कि यहाँ पर कोई भी शोर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि शोर होगा तो जो रिकॉर्ड करने वाला है, जो ऑब्जर्वेशन करता है, वो आपकी सही क्रियाओं का ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाएगा। और ये जो कोड हैं, जो आपके कोड हैं क्रियाओं के, ये आपको रटे होने चाहिए, तभी आप लिख पाएंगे। नहीं तो मान लीजिए टीचर ने लेक्चर दिया, अब आपको पता ही नहीं है कि लेक्चर देने का कौन सा कोड डिसाइड किया गया था, तो लेक्चर देने का कोड क्या है, 5, तो अब तो जल्दी से उसको 5 लिख देंगे, ठीक है। तो इसके कुछ नियम होते हैं कि यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें लर्न होने चाहिए, इनके जो कोड वर्ड है वो लर्न होना चाहिए। इसीलिए इनको जो कैटेगरी नंबर्स में डिसाइड किया गया है, जो आपकी क्रियाएँ हैं उनको कैटेगरी में वो किया गया है, ठीक है। तो इसके ये नियम बताए गए हैं। जब हमारे पास कोई रिकॉर्ड होगा, ठीक है, तो जब रिकॉर्ड को हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। तो अब ये मैट्रिक्स के बारे में हम समझा रहे हैं, तो ये चीज़ें आप याद रख लेना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। पूछे जा सकते हैं कि शिक्षक यदि आपको गाइड कर रहा है, आपको कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, तो वो कौन से नंबर पे आएगा, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और क्रियाएं कितनी, केवल 10 से अधिक कोई भी कोड वर्ड नहीं है, ना ही आप किसी क्रियाओं का ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है। तो जैसे आपको डाटा क्या मिला, ये मिला, ये आपने 5, इसमें 6, इस तरीके से कुछ भी जोड़ दिया, तो ये आपको डेटा मिला। तो जब हम इसका पेयर बनाते हैं या आपकी एक मैट्रिक्स की जो रचना करते हैं, तो क्या करते हैं उसमें, ठीक है, ये क्या है, हमारा ओरिजिनल डाटा है जो हमने ऑब्जर्वेशन करके लिया, ठीक है। लेकिन इसके बाद जब हम इसको क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, पेयर बनाने होते हैं, तो पेयर बनाने में हम क्या करते हैं कि इसके आगे भी 10 लगा देंगे और पीछे भी 10 लगा देंगे, तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा, 10, 4 और फिर 10। तो इस तरीके से पेयर बनाने में हम
करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखना, ये बहुत ही छोटी चीज़ें हैं कि जब कभी भी हम कोई ओरिजिनल डाटा लेते हैं, ऑब्जर्वेशन के दौरान हमने जो डाटा लिया वो ये हमारा ओरिजिनल डेटा है। ठीक है, निरीक्षण करके कि टीचर की जो क्रियाएं थी वो कैसी थी, उनकी हमने कोडिंग की, रिकॉर्ड लिया। रिकॉर्ड के बाद जब हम उनकी पेयरिंग करते हैं तो पेयरिंग करने के लिए हम उसमें 10 नंबर आगे जोड़ देते हैं और 10 नंबर सबसे लास्ट में जोड़ देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं कि उनकी पेयरिंग करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम आपको ये बता रहे हैं कि किस तरीके से इसमें टेबुलेटिंग की जाती है, किस तरीके से हम प्रणाली का जो फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया प्रणाली है किस तरीके से उसमें अंकन करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके नंबर लिखे हुए हैं ये आपकी कैटेगरियां हैं, ये जो 10 कैटेगरी हैं ये 10 कैटेगरियों के आपके नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो पहली कैटेगरी क्या है आपकी विचार स्वीकृति, दूसरी कैटेगरी क्या है प्रशंसा, और तीसरी कैटेगरी क्या है स्वीकृति, छात्रों के विचारों का उपयोग। ठीक है, और चौथी कैटेगरी क्या है प्रश्न करना। तो ये आपकी कैटेगरी दी हुई है और यहाँ पे ये जो दिए हुए हैं ये इनको आपको लिखना है कि कितनी बार हुआ। जैसे मान लीजिए कि हमने देखा कि टीचर आपको पढ़ा रहा है, उसने क्या किया कि प्रश्न पूछा। ठीक है, क्लास में प्रश्न पूछा तो उसने क्या लिख दिया, ये जो चौथी कैटेगरी है इसमें उसने तुरंत टिक लगा दिया। ठीक है, इसके बाद फिर टीचर पढ़ा रहा है तो आपको उसने देखा कि जो छात्र के कुछ आइडियाज़ थे, जो जो उसके नए विचार थे या छात्र के जो आइडियाज़ थे। ठीक है, तो उसने क्या किया कि उनका उपयोग किया। तो उसने क्या किया, ये जो तीसरी कैटेगरी है इसको इसने इसमें टिक लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कैटेगरी को टेबुलेट करते हैं, एक रिकॉर्ड लेते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हमने देखा कि छात्र को हमने डांटा या वो कुछ क्लास में शैतानी कर रहा था या शोर मचा रहा था तो मैंने उसको डांट दिया। ठीक है, तो ये क्या किया कि ये 7 कैटेगरी है, ये 7 कैटेगरी में आएगा तो इसमें हमने क्या कर दिया कि इसमें टिक लगा दिया आपका। ठीक है, इसमें टिक लगा दिया। तो इस तरीके से क्योंकि कैटेगरी आपकी ये है और ये नंबर्स आपके ये दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। ठीक है, और अगर क्लास में टीचर उन्हीं क्रियाओं को दोहराता है तो हम उसका फिर से रिपीट करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसने अगर एक बार क्लास में प्रश्न पूछा तो हमने क्या चार्ट पे लगा दिया, लेकिन यदि टीचर फिर से प्रश्न पूछता है तो हम क्या कर देंगे कि फिर से इसी में टिक कर देंगे। तो ये जो क्रियाएं हो जाएंगी इस तरीके से इनको। ठीक है, तो इस तरीके से हर क्रिया को हम किससे कोड से डिसाइड करते हैं, कोड से डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर यदि जो अध्यापक है तो मतलब जो छात्र कुछ बोल रहा है, छात्र के जो विचार हैं वो टीचर सुन रहा है। ठीक है, तो इसमें किस में आ जाएगा कैटेगरी 3rd में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैटेगरी 3rd ये हो गई। और यदि छात्र जो है क्या हो रहा है कि जो छात्र का मजाक उड़ा रहा है टीचर, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, छात्र का जो टीचर है वो छात्र का मजाक उड़ा रहा है तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा 7 के अंतर्गत आ जाएगा। इसका मतलब है कि वो आलोचना कर रहा है और अधिकार प्रदर्शन कर रहा है तो 7 के अंतर्गत आ जाएगा, तो यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, और यदि जो छात्र है वो टीचर से कुछ कह रहा है, जो छात्र है, ठीक है, और यदि छात्र अध्यापक से कुछ कह रहा है, इसका मतलब है वो मतलब कुछ कहना चाह रहा है तो किसके अंतर्गत आ जाएगा 9 के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो 9 में इसमें लगा देंगे। ठीक है, और तो इस तरीके से आ जाएंगे इसके अंतर्गत। तो इस तरीके से हम एक टेबुलेट बना लेते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। और बाद में इनका हम योग भी लेते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है क्योंकि यदि आप ये चीज़ें भूल जाएंगे इसलिए मैंने ये हटाई नहीं है। आगे एक कॉलम और बनेगा योग का, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो योग कैसे करेंगे इनका कि जैसे मान लीजिए फर्स्ट कैटेगरी में कौन सी क्रिया हुई, कोई क्रिया नहीं हुई। मान लीजिए फर्स्ट में क्या है विचार स्वीकृति, तो फर्स्ट कैटेगरी में यदि क्लास में टीचर ने ऐसा नहीं किया कि किसी भी बच्चे की किसी फीलिंग को एक्सेप्ट किया हो तो इसमें क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसके बाद दूसरे में क्या है, दूसरे में कि मतलब कि कोई जो बच्चा है बात कर रहा है या कुछ उसने अपने कोई तथ्य बताया तो उसकी हमने क्या किया प्रशंसा की या प्रोत्साहन किया, तो इसके अंतर्गत आपका ये भी आ जाएगा। यदि टीचर मजाक कर रहा है, ठीक है, टीचर हंसी मजाक कर रहा है क्लास में तो किसके अंतर्गत आ जाएगा 2nd के अंतर्गत। ठीक है, तो अब जब हम यहाँ पर करेंगे तो दूसरी कैटेगरी में क्या हुआ 2 हुआ, तो इसमें हमने क्या लिख दिया 1 लिख दिया। ठीक है, क्योंकि जो दूसरी कैटेगरी की रिस्पॉन्स है जो क्रिया है वो क्या हुई 1 बार हुई। ठीक है, लेकिन 3rd कैटेगरी में क्या हुई, जो क्रिया हुई 3rd कैटेगरी क्या है स्वीकृति, छात्रों के विचारों का उपयोग क्लास में टीचर ने किया तो इसको हमने प्लस कर दिया। ठीक है, 1 कर दिया। इसके बाद चौथी क्रिया क्या है प्रश्न पूछना, ये 2 बार हुआ है क्लास में। ठीक है, मतलब जो टीचर ने अपने स्टूडेंट से 2 बार प्रश्न पूछे तो हम
इस तरीके से 2 कर देंगे। तो 10 जो कैटेगरी होगी इनको हम जोड़ते जाएंगे कि कौन सा इवेंट्स क्लास में कितनी बार हुआ, कौन सी घटनाएं क्लास में कितनी बार हुआ, या जो क्रियाएं हुई वो कितनी बार हुई। तो सभी को जोड़ के क्या हो जाता है, हमारा योग बन जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद करती हूँ। ठीक है, इसके बाद ये तो थी आपकी अंतःक्रिया मैट्रिक्स की रचना। ठीक है, परस्पर जो क्रिया फ्लैंडर्स का है उसकी रचना। इसी तरीके से आगे आप जो गैलावे का पढ़ेंगे, गैलावे का, उसमें भी यही है। ठीक है, उसमें भी इसी तरीके से मैट्रिक्स की रचना करते हैं। आगे हमको वही पढ़ना है। जो फ्लैंडर्स का और गैलावे का जो अंतर है केवल इतना है कि जो फ्लैंडर्स ने अपना अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली दिया, जो सिस्टम मैट्रिक्स प्रणाली दिया, उन्होंने केवल शाब्दिक बिहेवियर को माना, वर्बल बिहेवियर को माना। लेकिन जो गैलावे ने दिया वो उन्होंने कहा कि शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों को, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों बिहेवियर की बात की, लेकिन की बात जो है वो शिक्षक के बिहेवियर की ही बात की। इन्होंने क्लास में केवल शिक्षक की बिहेवियर की बात की। ठीक है, नॉन वर्बल बिहेवियर की कोई बात नहीं की। जो शाब्दिक व्यवहार है उनकी बात की कि जो व्यवहार जो शिक्षक होता है वो बोल कर करता है। ठीक है, कुछ व्यवहार ऐसे भी होते हैं जो क्लास में जो शिक्षक होता है वो बगैर बोले करता है, और टीचर जो स्टूडेंट होते हैं वो समझ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। और आगे हम इसकी पेयर्स की बात करते हैं कि वो किस तरीके से पेयर बनाए जाते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि जो हमने डाटा कलेक्ट किया था वो ये किया, इस हिसाब से ये डेटा हमारा हो गया कि क्रिया, ये जो डेटा हुआ हमारा कि कौन सी क्रिया कितने बार की। इसके बाद जब पेयर बनाते हैं तो उसमें आगे भी 10 लगा देते हैं। जो हमारा ओरिजिनल डेटा होता है उसमें हमने 10 आगे लगा दिया और 10 पीछे लगा दिया। ठीक है, तो इसकी अभी हम इसको हटा के वो भी समझाते हैं आपको। देखो, अब हमने आपके सामने ये जो लिखा है ये है आपका ओरिजिनल डाटा। ठीक है, ओरिजिनल डाटा है ये आपका, कैसा ओरिजिनल डाटा जो आपने ऑब्जर्वेशन के दौरान रिकॉर्ड किया। ठीक है, तो ये आपका ओरिजिनल डाटा है। इसके बाद हमने आपको बताया कि पेयर्स बनाने में क्या करते हैं, जो आपका ओरिजिनल डाटा है उसके आगे 10 लगा देते हैं और पीछे 10 लगा देते हैं। तो सेम यही डाटा है, हमने पहले 10 लगा दिया, पूरा सेम टू सेम डेटा लिखने के बाद यहाँ पर भी क्या लगा दिया, 10 लगा दिया। ठीक है, तो इसके बाद अब क्या होता है कि अब हम इनके पेयर्स बनाते हैं। तो पेयर्स कैसे बनते हैं ये देखते हैं कि जो 10 और 5 का क्या बना, एक पेयर बना। इसी तरीके से अब ऐसा नहीं होगा कि 4 और 3 का बन जाए, 4 और 3 का बन जाए, यानी 4 और 3 का बन जाए। तो 10 और 5 का एक पेयर बना। अब दूसरा जो पेयर बनेगा वो 5 और 4 का बनेगा। तो ये जो दूसरा पेयर बन गया, और जो तीसरा पेयर बनेगा वो 4 और 3 का बनेगा। ठीक है, तो ये तीसरा पेयर बन जाएगा इस तरीके से। अब 3 का बन गया तो 3 और 10 का बनेगा अगला 4 पेयर। ठीक है, फिर 10 और 6 का बनेगा 5, और इसके बाद 6 और 2 का बनेगा 6, 2 और 6 का बनेगा 7, 6 और 1 का बनेगा 8, 1 और 8 का बनेगा 9, और 8 और 2 का बनेगा 10। तो इस तरीके से आपके क्या बनते हैं, पेयर बनते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई। ये आपका ओरिजिनल डेटा है। अब इसको मैट्रिक्स पर कैसे वो करते हैं, ठीक है, हम आपको ये बता रहे हैं कि इसको मैट्रिक्स पर कैसे शो करते हैं। पहले हम टेबुलेट क्या करते हैं, रिकॉर्ड लेते हैं, रिकॉर्ड के बाद उनका क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। ठीक है, पेयर बनाने के बाद फिर कैसे हम इसको मैट्रिक्स पे देखते हैं। ठीक है, तो कैसे हम इसको अंतःक्रिया विश्लेषण की जो प्रणाली मैट्रिक्स बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। अब इसके पेयर्स बन गए। ठीक है, 10 और 5 का एक पेयर बना, 4 और 3 का, जो 5 और 4 का दूसरा पेयर बना, 4 और 3 का तीसरा पेयर बना, और 3 और 10 का आपका 4 पेयर बना, और 10 और 6 का 5 पेयर बना। तो इस तरीके से हम पेयर बना लेते हैं। ठीक है, तो अब पहला पेयर हमारा क्या है, 5 का, 10 का और 5 का है। ठीक है, तो 10 आपकी कैटेगरी कौन सी थी, 10 कैटेगरी आपकी साइलेंस थी। तो ये आपकी कैटेगरी कहाँ है, ये है। ठीक है, 10 और 5 में आपका क्या आ जाएगा, तो 5 कहाँ आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी। तो यहाँ पर हम निशान लगा देंगे। तो इस तरीके से ये होता है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला जो पेयर बना वो कौन सा बना, 5 और 4 का बना। ठीक है, तो 5 कैटेगरी आपकी कौन सी है, ये है। तो ये कैटेगरी यहाँ पे आपको बिल्कुल से लर्न रखना है कि जो कैटेगरी है वो कौन सी होती है। ठीक है, कौन सी कैटेगरी में आपका क्या आएगा ये आपको बिल्कुल से याद रखना है। ठीक है, तो 5 कैटेगरी में आपका क्या आ जाएगा, लेक्चर देना। ठीक है, तो 5 कैटेगरी 5 और 4, तो आपका 5 और 4 ये है, तो यहाँ पर निशान लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद अगला पेयर आपका क्या बनेगा, 4 और 3 का बनेगा। ठीक है, तो 4 और 3,
तो 4 कैटेगरी आपकी कौन सी आ जाएगी, ये आ जाएगी। इसके बाद 3 यहाँ पर निशान लगा देंगे। तो इसका मतलब है कि क्लास में जो टीचर ने भाषण दिया वो किसके अंतर्गत रख दिया, हमने 5 के अंतर्गत रख दिया, ठीक है। इसके बाद जो टीचर क्लास में साइलेंस हो गया उसको हमने किसके अंतर्गत रख दिया, 10 के अंतर्गत रख दिया। कोड में हमको यहाँ पर क्या करना है, जो हमने पेयर बनाए उस तरीके से, ठीक है। इसके बाद आपका 4 और 3 का पेयर हुआ तो 4 और 3 का बन गया। इसके बाद 3 और 10 का हुआ तो 3 ये हुआ और 10 आपका कहाँ हुआ, यहाँ हुआ, ठीक है। ये जगह नहीं थी तो यहाँ पे बना नहीं पाए, यहाँ आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी 10 होंगे और यहाँ से भी 10 होंगे और अगला उसका हम योग कर देंगे, ठीक है। इसके बाद 10 और 6 का हुआ तो 10 ये हुआ और आपका 6 कहाँ हुआ, ये हुआ, ठीक है। तो अब यदि पूछा जाए कि क्लास में साइलेंस की स्थिति कितनी बार बनी, तो मैट्रिक्स में शो हो रहा है ना, मैट्रिक्स को देख के हम बता सकते हैं कि क्लास में साइलेंस की स्थिति 2 बार बनी, 2 बार क्लास शांत हुई, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाएगा 6 और 2, ठीक है। तो 6 आपका ये हुआ और 2 कहाँ हुआ, ये हुआ। तो क्लास में जो 6 वाली जो कंडीशन थी वो कितनी थी, जो आपको गाइडेंस कितनी बार दिया गया, आपको इंस्ट्रक्शंस कितनी बार बताया गया, तो 6 कैटेगरी में आपके गाइडेंस आ जाएंगी, इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी, ठीक है। इसके बाद 6 और 2, ठीक है, तो 6 और 2 की ये हो गई। इसके बाद 2 और 6, तो 2 कैटेगरी कौन सी है, ये है, और यहाँ पर 6, तो 2 कैटेगरी के अंतर्गत क्या आ जाएगा, ये भी आपको सब याद रखना चाहिए कि आपकी 2 कैटेगरी के अंतर्गत आ जाएगा एक्सेप्ट और यूजेस जो आइडिया थे, ठीक है। कितनी बार टीचर ने छात्रों के आइडियाज़ को यूज़ किया, उपयोग किया, कितनी बार टीचर ने जो मान लीजिए कोई विचार अपने विचार स्टूडेंट ने रखे टीचर के सामने, उनका यूज़ कितनी बार किया, तो 2 कैटेगरी के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद पेयर क्या बना, 10 to 5, 5 to 4, 4 to 3, 3 to 10, 10 to 6, 6 to 6, ठीक है। अब बनेगा 6 1, ठीक है, 6 और 1 का पेयर बना, ठीक है। तो 6 और 1 का क्या आ जाएगा, 6 और 1 का नहीं बनेगा, इस तरीके से बनेगा 10 5, 5 4, 4 3, 3 10, 10 6, 6 2, 6, 6 और 1, ठीक है। तो इसके बाद 6 और 1 का बना तो 6 में क्या आ जाएगा, 6 कैटेगरी कौन सी हो गई आपकी, ये हो गई, और 6 और 1 का बना तो 1 का हो गया, ये हो गया। तो इससे आप देख सकते हैं कि जो आपकी 6 वाली कंडीशन है वो कितनी बार हुई क्लास में, जो 6 वाली जो क्रिया है वो कितनी बार हुई आपकी, इंस्ट्रक्शंस कितने बार दिए गए, 2 बार, ठीक है। तो मैट्रिक्स से देख के बता सकते हैं। इसके बाद 1 और 8, ठीक है, तो 1 कैटेगरी आपकी क्या है और 8 यहाँ पे लगा देंगे। तो क्योंकि 1 और 8 का पेयर है, इस तरीके से हम यहाँ पर निशान लगा रहे हैं। तो 1 वाली कंडीशन आपकी क्या है कि एक्सेप्ट आपकी फीलिंग, जो स्टूडेंट की फीलिंग्स हैं उनको एक्सेप्ट करना, ठीक है। इसके बाद सो ये आ जाएगा आपका 1 8, ठीक है। 8 2 पेयर क्या बना आपका, 8 से 2, ठीक है, इसका पेयर बना आपका। तो 8 वाली आपकी कैटेगरी क्या है, ये है, और 2 कहाँ है आपका, ये है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब आपका आ जाएगा, तो ये इतने आपके इस तरीके से पेयर बनते हैं कि जो भी आपका ओरिजिनल डाटा आया उनको जब हम लिखते हैं तो उनके आगे पहले 10 जोड़ देते हैं और अंत में 10 जोड़ देते हैं। इसके बाद उनकी हम पेयर बना देते हैं और पेयर को देख के ये आपकी मैट्रिक्स है। अब इनका हम जो योग करेंगे वो कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं, ठीक है। जो हम योग करेंगे वो कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे ये कैटेगरी यहाँ पे 10 भी थी आपकी, तो अब 10 कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो रिस्पॉन्स हुआ वो कितनी बार हुआ, 1 बार हुआ, यहाँ पर 1 बार हुआ, यहाँ पर भी आपका साइलेंस 1 बार हुआ था। इसके बाद आपका ये भी 1 बार हुआ, 5 आपका 1 बार हुआ, 6 आपका कितने बार हुआ, 2 बार हुआ। जो 6 वाली आपकी कैटेगरी थी, जो रिस्पॉन्स था, क्रिया थी आपकी, इवेंट्स था, कितनी बार, 2 बार घटित हुआ। 7 वाला 1 बार, 0। 8 जो आपकी इवेंट्स था वो कितनी बार हुआ, 1 बार हुआ। 9 आपकी जो इवेंट्स थी कोई रिस्पॉन्स यहाँ पर नहीं हुआ, 0। इसके बाद जो 10 कैटेगरी थी वो आपकी कितनी बार हुई, 2 बार हुई। तो अब इनका सबका जब हम योग कर देते हैं, ठीक है, तो जो ये टोटल आता है वो क्या होता है,
ठीक है। जो टोटल आएगा उनके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि जो हमारा शिक्षक का जो व्यवहार रहा वो कैसा रहा और कितने % रहा, ठीक है। इनको देख के हम बता सकते हैं कि शिक्षक का व्यवहार 10 कैटेगरी में डिवाइड है तो कितना उसका व्यवहार रहा और कितने % उसने व्यवहार किया, कितने % उसने रिस्पॉन्स किया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में, इस तरीके से हम बनाते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। आगे हम अपने अगले वीडियो में बात करते हैं आपके गैलावे की, ठीक है। ठीक है, तो अगला हम पढ़ते हैं गैलावे का जो अंतःक्रिया विश्लेषण है उसके बारे में, ठीक है। फ्लैंडर्स के अंतःक्रिया विश्लेषण में और गैलावे के अंतःक्रिया विश्लेषण में केवल एक ही अंतर है कि फ्लैंडर्स ने जो अंतःक्रिया विश्लेषण दिया उन्होंने वर्बल बिहेवियर की बात की, शाब्दिक व्यवहार की बात की, और इसी कमी को दूर करने के लिए गैलावे ने भी अपना अंतःक्रिया विश्लेषण दिया। जो फ्लैंडर्स ने दिया था वो दिया था 1959 में फ्लैंडर्स ने दिया था, और गैलावे ने जो दिया 1969 में दिया। इन्होंने इसकी कमी को दूर किया, इन्होंने शाब्दिक की बात की थी, वर्बल बिहेवियर की बात की। तो इन्होंने कहा कि केवल हम शिक्षक के व्यवहार का अध्ययन, शिक्षक के पढ़ाने के तरीके के अध्ययन शाब्दिक तरीके से नहीं कर सकते, बहुत सी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो अशाब्दिक भी होती हैं। तो इन्होंने शाब्दिक और अशाब्दिक यानी वर्बल और नॉन वर्बल दोनों की बात की, ठीक है। तो ये इन्होंने, आगे हम बात करते हैं कि इन्होंने क्या क्या अपनी चीज़ों में शामिल किया। तो फ्लैंडर्स ने जो अपना सिस्टम बताया है, जो प्रणाली सिस्टम विकसित किया है, उन्होंने शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों की बात की। और आपका जो फ्लैंडर्स ने किया था शाब्दिक की बात की थी, और गैलावे ने जो किया है उन्होंने शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों की बात की, ठीक है। तो इसी कमी को दूर करने के लिए गैलावे ने अपना ये सिस्टम बताया है, अपना अंतःक्रिया विश्लेषण जो बताया, जो आपकी फ्लैंडर्स के ये नियम थे, ठीक है। इन जो अध्यापक की रिस्पॉन्स थी, जो क्रियाएँ थी, इन्होंने इसको कितनी 10 कैटेगरी में डिवाइड किया था और इसके कोड दिए थे, ठीक है। तो इन कोड को गैलावे ने भी बताया, इन्होंने उसी को कहा कि नंबर जो कैटेगरी डिसाइड की गई थी वही कैटेगरी आपकी गैलावे ने भी बताया। और जो फ्लैंडर्स ने दिया था वो 1959 में दिया था, और जो गैलावे ने दिया वो 1969 में दिया, ठीक है। केवल और केवल इनकी कैटेगरी में जो उनका अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली सिस्टम है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है, केवल इतना ही अंतर है, क्योंकि इन्होंने कहा कि टीचर का जो व्यवहार होता है वो केवल शाब्दिक पर ही निर्भर नहीं करता है। बहुत सी क्रियाएं और बहुत से बिहेवियर यहाँ पर ऐसे भी होते हैं जो वो अशाब्दिक बगैर कहीं भी हो जाते हैं। जैसे शाब्दिक व्यवहार में क्या आ जाएगा, हम पहले बात कर लेते हैं कि शाब्दिक बिहेवियर क्या होता है, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं इसके अंतर्गत कि शाब्दिक बिहेवियर में क्या आ जाएगा और अशाब्दिक व्यवहार में क्या आ जाएगा। जैसे शाब्दिक व्यवहार में मैं सीधा सीधा बोल के आपको जो बातें कह रही हूँ, आपने जो किया, आपका प्रोत्साहन कर दिया या आपको प्रशंसा कर दी, जैसे आपको बोलकर बता दिया कि आपने बहुत बेटर किया और आप आगे से इस तरीके से करिए, आपको बोलकर हमने सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। तो ये आपका किस में आ जाएगा, वर्बल बिहेवियर में आ जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपने बहुत अच्छे से किया, हमारे जो इशारे होते हैं, जो भाव भंगिमाएँ होती हैं, उनका भी हम अपने टीचिंग में यूज करते हैं, वो इसमें उनकी बात इन्होंने फ्लैंडर्स ने नहीं की थी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने बहुत अच्छा किया तो टीचर ने इस तरीके से कर दिया कि बहुत अच्छा, तो ये इसमें भी आपका ये भी प्रोत्साहन देना हुआ, ठीक है। किसी भी, जैसे आपने कुछ भी किया, आपने पूछा कि मैम मैं ये कर लूँ, तो मैंने मुंह से जवाब ना देके, शब्दों में जवाब ना देके सर हिला दिया तो बोल दिया, आपको क्या मिल गई, मेरी स्वीकृति मिल गई, कि आपको समझ में आ गया कि मैम ने कहा कि हाँ कर लो। तो ऐसे अशाब्दिक बहुत सारे व्यवहार होते हैं जो कक्षा में होते हैं, जो टीचर करता है टीचिंग के दौरान, उनकी बात इन्होंने फ्लैंडर्स ने नहीं की थी। तो इनको इन्होंने, गैलावे ने कहा है कि जैसे मान लीजिए भावनाओं की स्वीकृति, ठीक है। यहाँ पर जो टीचर, ये फ्लैंडर्स के और आपके गैलावे के दोनों के सेम ही है, ठीक है। जो कैटेगरी डिवाइड की गई है, डिसाइड की गई है, ये जो 10 कैटेगरी है ये दोनों की सेम है। जैसे फ्लैंडर्स का पहले या गैलावे की बात करें कि इन्होंने वर्बल बिहेवियर में कहा कि यहाँ पर जो बच्चे की जो भी बात होती है उनको हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट, वहाँ पर उनकी भावनाओं की क्या करते हैं, स्वीकृति देते हैं। तो हम बोल कर बताते हैं, लेकिन कुछ इशारों के माध्यम से और भावनाओं के माध्यम से, भाव भंगिमाओं के माध्यम से कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके माध्यम से भी हम बच्चों की क्या करते हैं, सहमति या असहमति के तौर पर हम दे सकते हैं। जैसे बहुत सारी, जैसे क्लास में हमने आपको कुछ पढ़ाया, आपको कुछ बोल कर दे दिया कि आपको ये क्वेश्चन करिए, ठीक है। तो ये तो हमने आपको बोल दिया, लेकिन फिर हम पूरे क्लास में घूमते हैं, देखते हैं कौन स्टूडेंट कर रहा है, कौन स्टूडेंट नहीं कर रहा है। तो ये क्या है, ये हमारे अशाब्दिक बिहेवियर हैं, ठीक है। और यदि
कोई भी स्टूडेंट नहीं कर रहा है तो उसके तरफ हम देखते हैं, घूर के देखते हैं, तो उसको क्या लगता है कि टीचर गुस्सा हो रहा है। तो जो हमारे हमारा आई कांटेक्ट भी होता है, मतलब आई लैंग्वेज होती है, बॉडी लैंग्वेज होती है, जो हमारी अशाब्दिक व्यवहार के अंतर्गत सारी ये चीज़ें आ जाएंगी, जो हमारा फेस लैंग्वेज होगी, ठीक है। फेस को देखकर भी स्टूडेंट समझ जाते हैं ना कि मैम गुस्से में है, तो आज हमको क्या शैतानी नहीं करनी है, पढ़ाई करनी है। तो इनकी बात फेस एक्सप्रेशन के माध्यम से भी बच्चे समझ जाते हैं, ठीक है। तो फेस एक्सप्रेशन, इसमें जो आपका अशाब्दिक व्यवहार में आपके फेस एक्सप्रेशन आ जाएगा, आई लैंग्वेज आ जाएगा, आपका आंखों को देख के बच्चे को मालूम चल जाता है कि मैम क्या कहना चाह रही हैं, ठीक है। इसके बाद आपका बॉडी लैंग्वेज आ जाता है, बॉडी लैंग्वेज में आपका वो आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका साउंड का आ जाएगा कि आप किस तरीके से बात कर रही हैं, साउंड सिंबॉलिक, मतलब यदि आप धीमे बात कर रही हैं, अच्छे से बात कर रही हैं, खुश मन से बात कर रहे हैं, तो क्या चलेगा कि टीचर आज खुश है और अच्छे से पढ़ा रहा है। यदि कभी कभी क्या होता है आपके साउंड लैंग्वेज से आप थोड़ा जोर से बोल देते हैं तो स्टूडेंट को मालूम चल जाता है कि टीचर क्या कह रहा है। तो ये सारे जो बिहेवियर आ जाएंगे आपके अशाब्दिक बिहेवियर में आ जाएंगे। और इनकी बात किसने की है, गैलावे ने की है। इनकी बात फ्लैंडर्स ने नहीं की थी, इनकी बात किसने की है, गैलावे ने की है, ठीक है। तो इसके में आप ये भी समझ लीजिए कि ये जो 7 कैटेगरियां हैं, ठीक है, ये किसकी है, टीचर टॉक की हैं, टीचर टॉक की हैं। और ये आपकी जो 2 कैटेगरी है ये किसकी है, ये प्यूपिल टॉक की है, मतलब स्टूडेंट, छात्र टॉक भी बोलते हैं जिसको, ठीक है। इसके बाद जो ये शांति विभ्रम, साइलेंस बोलते हैं जिसको, जब कक्षा में कैसी स्थिति बन जाती है कि टीचर एकदम से पढ़ाते पढ़ाते शांत हो जाता है, तो सबका कैसा कंसंट्रेट टीचर के ऊपर हो जाता है, और कक्षा में कैसी स्थिति बन जाती है, एकदम साइलेंट। ये कैसा ज़्यादा देर के लिए नहीं होती है, ये 2-3 सेकंड या 10 सेकंड के लिए ही होती है, ठीक है। तो ये जो कैटेगरी डिवाइड की गई है ये टीचर टॉक की है, ये 7 कैटेगरी टीचर टॉक की है, ठीक है। और इसमें भी हमने आपको बताया था ये जो आपकी 4 कैटेगरी हैं ये कैसी है, इनडायरेक्ट, मतलब अप्रत्यक्ष टीचर टॉक की हैं। और ये जो आपकी 3 कैटेगरी हैं, लेक्चर देना, ठीक है, निर्देश देना, आलोचना करना, ये किसकी है, आपकी डायरेक्ट टीचर टॉक की है, ठीक है। ये डायरेक्ट बोलता है और इसमें इनडायरेक्ट तरीके से आपको बताता है। और इसमें क्या है, ये आपके प्यूपिल टॉक है, स्टूडेंट टॉक है। इसमें छात्र से जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो छात्र बताता है, और इसमें छात्र क्या करता है, अपने मन से टीचर से कुछ भी पूछता है, अपने विचारों को व्यक्त करता है, ठीक है। और अगली जो 10 कैटेगरी है ये शांति विभ्रम की, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। और जो आपका फ्लैंडर्स का गैलावे का जो अंतःक्रिया विश्लेषण था, इन्होंने इसके जो प्रणाली विश्लेषण को इन्होंने DIER सिस्टम कहा है। क्या कहा है, DIER सिस्टम कहा है इन्होंने, सॉरी DIER नहीं, IDER, ठीक है, IDER सिस्टम भी इन्होंने कहा है। आई का मतलब है इनडायरेक्ट, यानी शाब्दिक टीचर टॉक, जो हमने आपको बताया ये होते हैं इनडायरेक्ट टीचर टॉक होते हैं, ठीक है। इसके बाद डी का मतलब है डायरेक्ट टीचर टॉक, ये भी शाब्दिक व्यवहार। डायरेक्ट का मतलब ये आपको जो हमने ये आपकी 3 बताए थे, व्याख्यान देना, निर्देश देना, आलोचना, ठीक है। तो ये डायरेक्ट टीचर टॉक है, और ये आपके इनडायरेक्ट टीचर टॉक है। तो आई इनडायरेक्ट टीचर टॉक, वर्बल बिहेवियर, ठीक है, शाब्दिक व्यवहार। और डी का मतलब डायरेक्ट शाब्दिक व्यवहार, ठीक है, तो ये भी टीचर टॉक है। और ई का मतलब है इंक्रीजिंग, यानी अशाब्दिक व्यवहार। यहाँ पर इंक्रीजिंग का मतलब है प्रोत्साहन देना, ठीक है। जो आपका प्रोत्साहन किस तरीके से आप दे सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, आपकी आई लैंग्वेज के, फेस, आपका जो फेस एक्सप्रेशन होते हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। जो साउंड है, आपका बोलने का तरीका है, तो उसमें आप अच्छे से बोलेंगे, हंस के बोलेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा कि मैम खुश हैं और ये बात सही है। और यदि आप बच्चे ने कुछ भी गलती की और आपने बहुत ज़ोर से चिल्ला दिया, तो मालूम चल गया ना कि आपका गुस्सा हो गया, आपका मूड ऑफ हो गया, आपका फेस दूसरी तरीके से बन गया, तो ये क्या होते हैं, अशाब्दिक बिहेवियर, ठीक है। तो इंक्रीजिंग का मतलब है अशाब्दिक व्यवहार, इसको माना गया है नॉन वर्बल बिहेवियर, मतलब कि प्रोत्साहन करना, ठीक है। इंक्रीजिंग का मतलब प्रोत्साहन करना, और रेस्ट्रिंग का मतलब होता है आपका कि किसी भी चीज़ को दबाना या सीमित करना, कम करना। प्रोत्साहन करना या हतोत्साहित करना, ठीक है, मतलब कि आपका किसी भी चीज़ को हतोत्साहित अशाब्दिक तरीके से आ जाएगा, अशाब्दिक व्यवहार में ही तो आएगा कि यदि आप किसी भी चीज़ को प्रोत्साहन करना चाह रहे हैं तो आपने हंस के अपना फेस अच्छा करके बोल दिया, लेकिन कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी, कोई रिस्पॉन्स बच्चों का आपको अच्छा नहीं लगा और आपका मूड ऑफ है, तो आपने क्या कर दिया, हतोत्साहित होकर आपका मूड ऑफ करके यदि
बच्चों के सामने जाते हैं और बच्चों से बात करते हैं तो बच्चे कैसे हो जाएंगे, उन्हें लगेगा कि हतोत्साहित हो जाएंगे, ये क्रिया हमको नहीं करनी चाहिए, टीचर इसको पसंद नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इनने जो आपके गैलावे के सिस्टम को इन्होंने कहा है IDER। ठीक है, तो इन्होंने जो इसकी मुख्य रूप से 7 कैटेगरियों को माना है। ठीक है, मुख्य रूप से इनके कोड जो डिवाइड किए हैं ये आप याद रखना। जैसे आपको फ्लैंडर्स में पता है 1 कैटेगरी में क्या आता है, 2 कैटेगरी में क्या आता है, तो जो आपके गैलावे ने दिया है, इन्होंने 1 कैटेगरी को Q के नाम से कोड किया है। ठीक है, कोड वर्ड में बांटा है इन्होंने Q के नाम से। जो 2 कैटेगरी प्रशंसा करना है W के नाम से, ये याद रखना। इससे क्वेश्चन आ सकता है कि गैलावे के अंतःक्रिया विश्लेषण में W अक्षर को किस क्रिया से जोड़ा गया है, ठीक है, किस कैटेगरी से जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसका भी पूछा जा सकता है। तो थर्ड को विचारों की स्वीकृति, एक्सेप्ट विचारों का उपयोग। ठीक है, तो यूजेस ऑफ आइडिया स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। आस्किंग क्वेश्चन, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो आपका आर आ जाएगा। व्याख्यान देना, लेक्चर देना, तो आपका टी आ जाएगा। और निर्देश देना तो आपका वाई आ जाएगा। और आलोचना करना बच्चों को तो आपका यू आ जाएगा। तो इन्होंने मुख्य रूप से गैलावे ने 7 कैटेगरी मानी है, इन्होंने इन 3 कैटेगरियों को नहीं माना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और इन्होंने जो आपके ये इंग्लिश वर्ड है इनसे कोड किया है। ठीक है, इनसे डोनेट किया है जो टीचर के रिस्पॉन्स को, टीचर की क्रियाओं को। होती तो ये 10 कैटेगरी है, लेकिन जो कोडिंग की है उन्होंने केवल टीचर टॉक की है। ये आपके किस में आ जाएंगे, ये टीचर टॉक में ही तो आ जाएंगी। ये 7 कैटेगरी टीचर टॉक की होती है, जो 2 कैटेगरी होती है वो प्यूपिल टॉक की होती है, और जो आपकी एक होती है ये साइलेंस की स्थिति होती है। तो ये था आपका गैलावे का सिस्टम। इसी तरीके से इसमें मैट्रिक्स बनेगी सेम टू सेम, कि डाटा आप कैसे कलेक्ट करेंगे। आपको बताया था ऑब्जर्वेशन, जो निरीक्षण करता होगा वो किस चीज़ का ध्यान देगा, कि जो बच्चों को देखेगा तो वो ऐसी जगह उसका सिटिंग प्लान होना चाहिए, ऐसी जगह ऑब्जर्वेशन करता बैठा होना चाहिए जहाँ से उस वहाँ की क्लास की सारी अनुक्रियाओं, सारी रिस्पॉन्स को वो देख सके कि शिक्षक का व्यवहार कैसा है, और वहाँ पर कोई भी शोरगुल नहीं होना चाहिए। और जो भी आपकी ये मैट्रिक्स हैं ये उसको याद होना चाहिए। ठीक है, ये जो कैटेगरी है ये उसको याद होना चाहिए, जभी वो क्या कर पाएगा, एक रिकॉर्ड बना पाएगा। ठीक है, जब वो क्लास का रिकॉर्ड कर रहा हो तो उसको ये कैटेगरी याद होनी चाहिए। जैसे टीचर ने क्या किया, किसी भी बच्चे को डांटा या उसकी आलोचना की, ठीक है, तो अब उसको मालूम ही नहीं है कि इस कैटेगरी को कौन सी कैटेगरी है, तो ये जो कैटेगरी नंबर है ये उसको याद होना चाहिए जो कर रहा है। ठीक है, और जब कभी भी उसको लगे कि कैटेगरी बदल रही है, चेंज हो रही है, तभी उसको कैटेगरी को चेंज करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो दूसरी कैटेगरी में चला जाए। मान लीजिए टीचर क्वेश्चन ही पूछ रहा है और वो दूसरी कैटेगरी में उसका टिक लगा दे कि उसने क्या किया, प्रोत्साहन किया। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये इसके कुछ रूल्स होते हैं। बाकी जो इसमें टेबुलेट बनेगा वो वैसे ही बनेगा, सेम टू सेम जो अभी हमने फ्लैंडर्स में बताया कि एक हम रिकॉर्ड लेंगे, इसके बाद पेयर्स कैसे बनाएंगे। जो भी रिकॉर्ड होगा हमारा ओरिजिनल, उसमें 10 ऊपर जोड़ देंगे और 10 नीचे जोड़ देंगे। इसके बाद उनके क्या कर देंगे, इस तरीके से पेयर्स बना देंगे। तो 1 पेयर, और जो कैटेगरी जो आपकी ये मैट्रिक्स बनेगी, मैट्रिक्स में किस तरीके से शो करेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स से कभी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, ना ही कभी पूछे जाएंगे। यदि क्वेश्चन आएगा तो इससे आएगा, बस केवल और केवल इससे आएगा। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ। ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बोल के बता देती हूँ। ये आपका 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, जून का आया हुआ क्वेश्चन है जहाँ तक ये। तो ये इसमें पूछा गया है कि कौन सा फ्लैंडर्स के अंतःक्रिया विश्लेषण के प्रतिमान में अप्रत्यक्षता को दर्शाता है। ठीक है, तो कौन से ये जो आपके दिए हुए हैं, कौन से उनका चुनाव कीजिए जो फ्लैंडर्स के अंतःक्रिया विश्लेषण के प्रणाली के अप्रत्यक्षता को दर्शाते हैं, मतलब अध्यापक की अप्रत्यक्षता रिस्पॉन्स को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था, इससे आप डिसाइड कर सकते हैं। आपको पता है कि कौन से ये इनडायरेक्ट है और कौन से डायरेक्ट। ये जो आपके शुरुआत के 4 हैं ये कैसे हैं, अप्रत्यक्ष टीचर टॉक है। ठीक है, और ये जो 3 है ये आपके क्या है, प्रत्यक्ष है।
टीचर टॉक है, और ये 2 केवल प्यूपिल टॉक है और एक ही साइलेंस है। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया था इनडायरेक्ट टीचर टॉक है और ये आपके डायरेक्ट टीचर टॉक है। तो अब आप इसको हिसाब से देख सकते हैं, तो आपको पता होगा कि आपको ये जो याद करना है ये कितना इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें तो आपको ये याद रखना है। और ये जो आपके टीचर टॉक के 7 हैं, 7 ये पूरे कैसे हैं, टीचर टॉक है केवल। ठीक है, और इसमें ही डिवाइड किया गया कि ये जो 4 डिवाइड है ये इनडायरेक्ट टीचर टॉक है और ये 3 है जो ये डायरेक्ट टीचर टॉक है। ठीक है, तो इनमें से भी आपको ये W से, Q से, R से, E से, T से, Y, U से डोनेट किया गया है। तो इनको भी याद रखना, क्योंकि अगली बार जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है गैला वे से पूछा जाए तो वो बोल सकते हैं कि किससे डोनेट किया। ठीक है, तो अप्रत्यक्षता को कौन दर्शाता है, तो आपको पता होगा अप्रत्यक्ष कौन है। भावनाओं की स्वीकृति, प्रशंसा करना, विचारों का उपयोग करना और प्रश्न पूछना। ठीक है, यही है आपके अप्रत्यक्ष। तो आपको इसमें यही देखना है। तो आपका पहला क्या है, व्याख्यान देना। अब आप इसमें देखिए व्याख्यान देना कहाँ पर है, प्रत्यक्ष में, तो आपका पहला नहीं होगा। ठीक है, ये जून 2019 का क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका निर्देश देना। तो निर्देश देना किसके अंतर्गत आएगा, प्रत्यक्ष के अंतर्गत, तो ये भी आपका नहीं होगा। इस तरीके से आप ऑप्शन भी देख सकते हैं कि पहला इसमें है तो आपका ये नहीं होगा, दूसरा इसमें है तो आपका ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब इनमें से देखते हैं। अगला है आपका भावना स्वीकृति। तो भावनाओं की स्वीकृति या प्रत्यक्षता को दर्शाता है, देखिए ये है। अगला आपका प्रशंसा या प्रोत्साहन, तो ये भी आपकी अप्रत्यक्षता को दर्शाता है। आलोचना करना या न्यायोचित ठहराना, तो ये क्या है आपका, ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, विचारों का उपयोग या प्रश्न पूछना। आलोचना करना किसके अंतर्गत आ जाएगा, 7 के अंतर्गत आ जाएगा, ये प्रत्यक्षता को दर्शाता है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, कट जाएगा। अगला क्या आ जाएगा, विद्यार्थियों के विचारों का उपयोग। तो विचारों का उपयोग की बात की हुई है, तो ये क्या सा हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें कौन से सही होंगे, तीसरा, चौथा और छठवां। तो कौन सा सही होगा, तीसरा, चौथा और छठवां, ये आंसर आपका सही होगा। तो ये आंसर खुद देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है और आपके एग्जाम पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो पूरा केवल इसी पर डिसाइड है। अगर आपको ये लर्न नहीं होगा तो आपका कितना भी अच्छे से आपको फ्लैंडर्स का अंतःक्रिया विश्लेषण आता हो, आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको केवल यही याद रखना है कि जो आपका डायरेक्ट टीचर टॉक में कितनी 4 बातें की गई हैं, प्रश्न पूछना, विचारों का उपयोग करना, प्रशंसा करना और छात्रों की भावनाओं की स्वीकृति करना। ठीक है, तो ये आपकी इनडायरेक्ट, और जो डायरेक्ट में केवल 3 आएंगे, व्याख्यान देना, निर्देश देना और आलोचना करना। ठीक है, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगला हम बात करेंगे अपने कल के टॉपिक में जो आपको पढ़ना है, अध्यापक मूल्यांकन के मापदंड। ठीक है, क्राइटेरिया फॉर टीचर एवेल्युएशन। कौन कौन से ऐसे मापदंड हैं जो टीचर का एवेल्युएशन करते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम ये पढ़ेंगे। थैंक यू।